हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज 1 मार्च 2024 है। आज क्लास 12th के हिंदी का पेपर था। उम्मीद है 12वीं वालों के हिंदी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत लीनियंट था और बहुत आसान था। अब कल की जो तारीख है 2 मार्च, क्लास 10th वाले बच्चों के हिंदी के पेपर हैं। तो हिंदी के रिगार्डिंग हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं इस वीडियो में। बहुत कम समय में हम चाहते हैं कि ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लें। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आज का जो पेपर 12वीं वाले बच्चों ने दिया, तो उससे काफ़ी कुछ 10वीं वाले बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी लगती है परीक्षा हॉल के अंदर। मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है दिए हुए समय में सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि आपके लिखने की स्पीड बहुत स्लो है। 3 घंटे में बच्चे 10 पेज भी नहीं लिख पा रहे, जबकि आपके पास जो आंसर शीट की कॉपी होती है उसमें 20 पेज होते हैं। आगे पीछे का मिला के हम 2 काउंट करते हैं, यानी एक पेज में इधर उधर दोनों का मिला के 2 पेज हम काउंट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे में पेपर समाप्त हो गया और बच्चे ने 10 पेज तक नहीं लिखा। ऐसी नौबत जो है हमने आज देखी है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कोई 10 पेज लिख पाता है, कोई 12 पेज, कोई 13 पेज, कोई 14 पेज। कोई बच्चे ही होते हैं जो 18 पेज लिखते हैं, 20 पेज लिखते हैं और सप्लीमेंट्री भी लेते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। आप भी परीक्षा देंगे तो आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा। इसका कारण ये है, मुख्य कारण, कि जब स्कूल में या आपके कोचिंग में टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो आप लोग टेस्ट लिखने जाते ही नहीं, लिखने की हैबिट बिल्कुल होती नहीं है। फेयर कॉपी तक बनाने से हम अपना जी चुराते हैं। इस वजह से हमारी लिखने की स्पीड बहुत कम हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है कि कितने समय में कितने क्वेश्चन को हमको लिखना चाहिए और हमारी लिखने की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो इस बात पे बिल्कुल फोकस करिए, क्योंकि अभी आपको कल हिंदी का पेपर और उसके बाद फिर इंग्लिश का पेपर देना है। यही चीज़ मैं 12th वाले बच्चों के लिए भी कहूँगा कि आपको अभी इंग्लिश का पेपर भी लिखना है। तो उसमें भी आपको बड़े बड़े लेटर लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है और स्पीड का ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा लिखने की हैबिट हो उतनी ज़्यादा आप हैबिट अपनी बनाइए, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग लिख सकें, ताकि आपके क्वेश्चंस न छूटे। अब रहा सवाल 10वीं के बच्चों का। 10वीं के बच्चों का कल हिंदी का पेपर है, और जाहिर सी बात है 12वीं के हिंदी से ये थोड़ा सा ईजी रहता है और छोटा भी रहता है। 12वीं में हमारे 26 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10वीं में 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर भी हिंदी एक लेंदी सब्जेक्ट है। भले आपको कुछ भी आता हो, लेकिन हमको सारी चीज़ें लिख के दिखानी पड़ती हैं और लिखने में समय लगता है। सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती। बहरकैफ, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हिंदी से रिलेटेड। तो देखिए, हमारी पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनमें जा कर के आप हिंदी के 1-2 वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। मैथमेटिक्स की भी पूरी सीरीज़ है, आप उनको देखिए। वो सारी वीडियोस इस साल के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, उनको आप बना सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नई वीडियो की आवश्यकता नहीं है। उन सभी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपका 75 आउट ऑफ 75 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनको फॉलो करिए। उसमें हमने हिंदी विशिष्ट के जो है लेक्चरर हमारे यहाँ, उनको हमने जो है अपने यहाँ जो है इनवाइट किया और बच्चों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाए। तो वो वीडियोस पिछले साल के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल था, उसके पिछले साल के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल था। आप उनके कमेंट्स पढ़ के देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। तो उन वीडियोस को देखिए। हालांकि अब तो ज़्यादा समय है नहीं वीडियो वगैरह देखने की। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए। अब हम 10वीं के हिंदी की बात करने जा रहे हैं कि कोई एवरेज बच्चा भी है जिसको बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो वो बच्चा भी अच्छे अटेम्प्ट से अपने हिंदी के पेपर को निकाल सकता है, अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई अब कल आपका पेपर ही है और 10वीं वाला बच्चा पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, तो सब कुछ उसके लिए नया नया है। 12वीं का बच्चा तो एक बार 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम लिख चुका है, लेकिन 10वीं का बच्चा पहली बार ये सारी चीज़ें फेस करेगा, तो थोड़ा सा घबराहट भी रहता है, मन में तनाव भी रहता है, तो बहुत मुश्किल पेश आती है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ कि बढ़िया राहत का सांस लीजिए, सुकून से सांस को ऊपर नीचे लीजिए, रिलैक्स रहिए। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई आप जंग में लड़ने जा रहे हो, ऐसा कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। पेपर ही है, जैसे आप अपने स्कूल में देते हैं वैसे सेंटर में जाके आपको एग्ज़ाम लिखना है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आराम से एकदम रिलैक्स होकर के जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और पेपर लिखने जाइए।
आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आज की रात जो है आपको ख़राब नहीं करनी है, टाइम से आप सो जाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, अपनी रिविज़न्स करिए, नाश्ता वगैरह करिए, बढ़िया फ्रेश हो जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और एग्ज़ाम के लिए निकल जाइए। ठीक है, अपने ईश्वर को याद करिए और एग्ज़ाम देना शुरू करिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुख्य चीज़ें बताता हूँ जिससे एक एवरेज बच्चा भी अच्छे नंबर अचीव करके निकल जाएगा। अब आपका जो हिंदी का पेपर है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए 10वीं के पेपर में 15 नंबर का आपका MCQs रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें आपको ऑप्शन चुनना रहता है। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति जो आप करते हैं, और जोड़ी बनाओ के 5 प्रश्न रहते हैं। तो ये 15 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट कर लेते हैं। एक तो ज़्यादातर इसमें से प्रश्न बन जाते हैं आपसे, कुछ नहीं भी बनते हैं तो वो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट हो जाता है, वो सब आप समझदार हैं। ठीक है, तो 15 नंबर आपका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब सबसे बड़े नंबरों में हम बात करें तो आपके निबंध में 8 नंबर आपको मिलते हैं। तो निबंध में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हिंदी लिखना है आपको, इंग्लिश लिखना है आपको। हिंदी में आप अपने ही विचार व्यक्त कर सकते हैं, सब हर बच्चे को हिंदी बोलना और लिखना आता है। तो कोई ज़रूरी नहीं किताब में क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है, वैसे ही एकदम A to Z एक एक लाइन याद कर करके आप उसको लिखने की कोशिश करें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक बार आप सरसरी नज़र से, यानी हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को पढ़ लीजिए, दिमाग में उसको रिकॉल कर लीजिए, या आपस में बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और बस एग्ज़ाम लेने बैठिए, जो मन में आता है लिख जाइए। कोई भी टॉपिक आता है, यह है कि 4-5 टॉपिक निबंध के आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं आपको सबसे पहले निबंध के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको निबंध में अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उनमें से कोई ना कोई निबंध आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रखता है। ठीक है, तो चलिए कागज़ कलम उठा लीजिए, हम निबंध पर बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन कौन से निबंध प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा, निबंध आपको 200 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये कम से कम 2 से 3 पेज आपके बनते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। और लिखने की कला शैली जितनी अच्छी आपकी रहेगी, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखिए कि लिखने के लिए 2 कलर के पेन आप इस्तेमाल करिए, एक ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। ब्लैक कलर से आप हेडिंग बनाइए, जो भी आप टॉपिक रखना चाहते हैं निबंध के अंदर, या जिस क्वेश्चन के अंदर भी, हर क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं। तो टॉपिक को ब्लैक कलर से बनाइए और लिखने का काम जो है वो ब्लू कलर के पेन से करिए। ठीक है, और बिल्कुल साफ सुथरा लिखिए, स्पेस ले लेके लिखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आराम से जगह रहती है, सप्लीमेंट्री के ऑप्शंस रहते हैं, आराम से फैला फैला के लिखिए। जितना लेंदी आपका आंसर दिखेगा उतना बढ़िया आपको जो है नंबर भी मिलेगा। ठीक बात, तो स्पेस का पूरा फ़ायदा उठाइए। उत्तर क्रमांक वगैरह अच्छे से डालिए, सेंटर में डालिए। जैसे आपका जो पेपर रहता है, ये आपका पेपर है सपोज, इस पेपर में सेंटर में यहाँ पर उत्तर क्रमांक साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। ब्लैक कलर से लिखिए, बढ़िया डब्बा बना के पैक करिए, और उसके नीचे फिर आप अपने आंसर्स लिखिए। ठीक है, हाँ, अब ये बात तो हो गई। 250 से 300 शब्दों में आपको अपने निबंध को लिखना है। ठीक है, और निबंध जब आप लिखेंगे तो निबंध में भी टॉपिक बना बना के लिखेंगे, समझ रहे हैं। जैसे किसी टॉपिक पर निबंध आपको लिखना है तो उसमें छोटे छोटे सब टॉपिक बना बना के 3 से 4 टॉपिक बना के आप निबंध को बांट के लिखिए, तो आपको पूरे नंबर निबंध में मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम पूरा बगैर किसी टॉपिक के, बगैर किसी हेडिंग के पूरा निबंध छाप दें, तो ऐसे में आप चाहे 10 पेज भी लिखोगे, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिखने का भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके को आप ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक्सपेक्टेड पेपर आपके जो CG बोर्ड के 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूं, तो उसको भी आप एक बार रात में पढ़ सकते हैं और अगले दिन पेपर देने जा सकते हैं। वो पेपर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं निबंध पर। सबसे पहले आपको स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको हम अभी जो PDF भेजेंगे इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप खाली उनको एक एक बार रीड करेंगे अपने मोबाइल में, वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें लिखने का तरीका भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमको उसको लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। बस स्पीड बस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इसी को स्वच्छता अभियान के नाम से भी दिया जाता है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी टाइटल से ये निबंध आता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उस पर। ठीक है, दूसरा, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, उस पर भी आपको निबंध पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको एक बार प्रिपेयर करना है। यानी कुछ कुछ जगहों के नाम छत्तीसगढ़ के अच्छे से समझ लीजिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए, उसको अपने शब्दों में वर्णन कर लीजिए, बस हो गया, निबंध हो गया। पुस्तकों का महत्व, इसी प्रकार से लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आजकल पूछी जा सकती हैं, जैसे युवाओं में बढ़ता मोबाइल का नशा,
तो मोबाइल से रिलेटेड तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ऐसे टॉपिक बना बना के लिखना आपको है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी विचार आपके मन में आते हैं अपने विचारों को बस कलम से कागज़ पे उतार दीजिए, लेखक बन जाइए, ठीक है। इसी प्रकार से जीवन में खेलों का महत्व, ये तो आप जूनियर क्लासेस से भी इसको करते आए हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। खेलों का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, आप बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से महंगाई की समस्या हो गया, समय का सदुपयोग हो गया, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण पर, अंधविश्वास जो हमारे भारत में फैला हुआ है और हमारा भारत जकड़ा हुआ है अंधविश्वास में, तो इस पर भी निबंध पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से योग का क्या महत्व है उसको भी पूछा जा सकता है। संचार क्रांति, हम लोग जो आजकल टेलीफोन में बात करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू अपने कम्युनिकेशंस करते हैं, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, कारण और निदान, यानी पढ़े लिखे लोग हैं, हर साल 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोग डिग्री लेके निकलते हैं और जॉब बहुत मुश्किल से गिनती की रहती है, तो बाकी लोग तो बेरोजगार ही रहते हैं। इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है, ठीक है। ये सब कुछ आप अपने से भी चाहें तो सोच के लिख सकते हैं और एक एक बार पढ़ के इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक बात। तो ये निबंध की बात होगी, बहुत सावधानी से इनको पढ़िए, प्रिपेयर करिए और परीक्षा दीजिए, ठीक। इसके बाद ये तो आपका 8 नंबर दे देगा आपको, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर के जो सवाल होते हैं आपके, वो 2 तरह के होते हैं हिंदी में। एक आता है अपठित गद्यांश, ठीक है, जिसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया रहता है हिंदी में और उसमें 6 प्रश्न दिए रहते हैं। उन 6 में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना रहता है, एक एक लाइन का आंसर रहता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कहीं से पूरी बुक से या बुक के बाहर से कहीं से भी वो अगर आप गद्यांश बनाएंगे, एग्जामिनर आपके लिए गद्यांश बना के देगा पेपर में, खाली उसको पढ़ना है और उसी में से आंसर निकाल के लिखना है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर बच्चा कर लेता है। तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सेम 5 नंबर का एक क्वेश्चन और रहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बनता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 18 आपके निबंध का हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में एक क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, जिसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6 दिए रहेंगे, कोई 5 करने रहते हैं। और एक प्रश्न रहता है पत्र लेखन का, ठीक है। तो पत्र लेखन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मिलके आपको 10 नंबर देंगे और 8 नंबर का निबंध, यानी 18 नंबर यहाँ से आपके बन गए और 15 नंबर का आपका सीधा सीधा MCQs हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो ये कुल मिला के 33 नंबर बन जाते हैं, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पत्र लेखन के लिए जो है प्रैक्टिस करके रखना है, कौन कौन से पत्रों को प्रिपेयर करना है। इसको ध्यान से समझिएगा ना, इसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगले दिन पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और सभी का भला हो सके, ठीक है। खाली अपने तक सीमित नहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहले डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है उसके संबंध में एक शिकायती पत्र अधीक्षक डाक तार विभाग को लिखना है। तो इस तरह करके कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें ध्यान किन बातों का रखना है। वो सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हैं, किसी किताब की आवश्यकता नहीं है आपको पत्र लिखने के लिए, ठीक है। उसमें ध्यान किन चीज़ों का रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम कोई डाक मंगाते हैं और टाइम से वो डाक नहीं पहुंचा तो हमको भारी नुकसान होता है। जैसे हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है नौकरी का, और अगर वो समय से नहीं पहुंचा तो हम समय से वहाँ ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, वो नौकरी हमको मिलेगी नहीं। तो अगर डाक विभाग अपना काम अच्छे से नहीं करता है तो उसके कारण हमको क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की शिकायत हम उनके अधीक्षक को किस तरह से कर सकते हैं, इसको लिखना है। इसी प्रकार से अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए अपने सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है। मेरे भाई की शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है, अपने दोस्त को बुलाना है, अपनी सहेलियों को बुलाना है, उनको पत्र किस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पत्र लेखन पूछे जाते हैं। और मैं कुछ आपको पत्र के नाम बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कोई प्राकृतिक स्थल है, पिकनिक स्पॉट है, उसकी कुछ विशेषताएं बतानी है अपने दोस्तों को, तो आप किस तरह से पत्र लिख के बताएंगे, लेटर लिख के। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप करना है, टेलीग्राम करना है या इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर देना है। पहले ये सब नहीं चलता था, पत्र लिखा नहीं चलता था और डाक के थ्रू जाता था। तो अगर आपको डाक भेजना पड़े तो आप किस तरह से सारी बातों को लिख करके विशेषताओं को बताएंगे। इसी प्रकार परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, हम नहीं चाहते भैया कि रात में लाउड स्पीकर बजे, तो हम न्यायालय में जिलाधीश को
जज को या जिसको भी लिखने के लिए बोला जाएगा, उनको किस तरह से अपनी परेशानियों को अवगत कराते हुए एक पत्र लिखेंगे, ताकि इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, और एक दो टॉपिक सुनिए और ध्यान से उसको ध्यान में बैठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। हमारे मोहल्ले में जो है चोरी के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो पुलिस वाले गाड़ियों में गश्त करना शुरू करें। इसके लिए आप किस तरह से पुलिस विभाग को पत्र लिखेंगे। इसी प्रकार से पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें 500 रुपये पुस्तकें और अन्य फीस आदि के लिए खर्च के लिए मनी ऑर्डर द्वारा मंगवाना है। अपने पिताजी को पत्र लिखना है, पैसे मंगवाना है कि भाई हमको पुस्तक खरीदना है, अपनी फ़ीस का भुगतान करना है या दूसरे खर्च के लिए, किस तरह से आप लिखेंगे अपने पिताजी को। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से। हाँ, अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। अपने छोटे भाई को समझाना है कि अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे लेख पढ़ने से क्या क्या लाभ होता है, कौन कौन सी किताबें तुमको पढ़नी चाहिए, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, इनको किस तरह से लिखना है। शाला शुल्क माफ़ के लिए, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांस रखता है। शाला शुल्क माफ़ के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। अपने स्कूल के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है कि भैया हमारी स्थिति सही नहीं है, हमारा फीस जो है वो माफ़ किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से निबंध आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है उस बात को समझिए। देखिए, जिसको पत्र लिखना है, आपके ऊपर जो भी आपका इंडेक्स रहता है, यानी पूरा पत्र का जो बॉडी रहता है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आपको जिसको भेजना रहता है उसका नाम, उसका एड्रेस प्रति करके हम लिखते हैं, या जगह का नाम, डेट, स्थान, इस तरह करके टाइटल बनाते हैं ऊपर, और बीच में हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहता है यानी पत्र रहता है, और आखिरी में भेजने वाले का नाम, पता। ठीक है, वो सारी डिटेल रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल साफ साफ किनारे में कोने में रहेगा, बीच में पूरी फिर आपका पत्र रहेगा, बॉडी इंडेक्स, और लास्ट में इस तरफ देखिए, इधर जिसको भेजना है वो, और इधर लास्ट में क्या रहेगा कि जो भेज रहा है, भेजने वाला, उसका पता रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ों का ही ध्यान रखना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए, सबसे पहले किसको भेज रहे हैं, प्रति करके उसका नाम, उसका स्थान, उसका पोस्ट जो भी है, या पहले स्थान भी लिख सकते हैं, फिर उसका नाम बाद में लिख सकते हैं, कई तरीके होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। उसके बाद विषय लिखिए कि आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर अपना बॉडी स्ट्रक्चर शुरू करिए, यानी अपनी सारी बातें रखिए, और लास्ट में अपना नाम आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो PDF भेजूंगा उसमें आप देखिएगा, आपको सारी आइडियाज़ जो है वहाँ से लग जाएंगी। तो ये हो गया निबंध और पत्र और 15 नंबर के MCQ, ये मिला करके आपको 33 नंबर देके जाएगा। तो ना पढ़ने वाला बच्चा भी, जिसने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, उसका एग्जाम इतने में से बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आता है। तो उतने क्वेश्चंस अब आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, या अगर आप परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो भी काफ़ी है। हर चैप्टर से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं शुरू से, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक वो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2-3 नंबर के ही प्रश्न रहते हैं। ये प्रश्न चैप्टर के लास्ट से भी बनाए जाते हैं, कभी कभी कविताओं से बनाए जाते हैं, कभी कभी गद्यांश से बनाए जाते हैं, यानी कहीं से भी ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने लेवल पर। ठीक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो 3 नंबर और 4 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा, अक्सर 4 नंबरों के लिए पूछा जाता है, उसमें क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, समास विग्रह और उनके प्रकार, यानी आपको शब्द दिए रहेंगे, उसमें आपको समास विग्रह करना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा, और उसमें समास का प्रकार बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। ठीक बात, किस समास की कैटेगरी में ही आता है। इसके बाद किसी पद्यांश का या कविता का भावार्थ लिखना है, ये सीधा 4 नंबर का आता है, यानी पूरा आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, कविता का पैराग्राफ या किसी पद्यांश का पैराग्राफ दिया रहेगा, और उसका भावार्थ लिखना रहेगा, यानी उसकी समरी, सारांश, उसमें से क्या भाव निकल के आ रहा है वो भाव आपको बताना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ के अपने शब्दों में आपको भावार्थ लिखना रहता है कि कवि इन पंक्तियों में या इन पद्यांश में या इस कविता में, कविता के माध्यम से ये चीज़ें बताना चाहता है। ठीक है, तो ये भावार्थ आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये आएगा और आपको 4 नंबर देके जाएगा। इसके अलावा समास विग्रह हो गया, उसके प्रकार, भावार्थ आपको लिखने हैं कविता का या पद्यांश का, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना। तो आप जितने मुहावरे हो सकते हैं उनको एक एक बार पढ़ लीजिए, उनके मीनिंग पढ़ लीजिए, उनके मतलब क्या होते हैं पढ़ लीजिए, अर्थ उनका, और उनको वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करना उसको देख लीजिए। तो अगर आपको मुहावरा और उसका अर्थ बनता है तो वाक्यों में तो आप
ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे ऑन द स्पॉट, कुछ भी वाक्य बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, वाक्य होना चाहिए, बस हो गया। यानी वो चीज़ मुहावरा जो है वो आपके वाक्य में दिखना चाहिए, बस वो तो आप ऑन द स्पॉट बना लेंगे। बस इसमें पढ़ना ये है कि किसी भी मुहावरे का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठीक। इसके प्रकार, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये आपके परीक्षा में आता है, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन आता है, बदल बदल के पूछा जाता है। तो जितने भी कवि हैं और उनकी कविताएं हैं, उनकी रचनाएं हैं, इनको आपको पढ़ना है। एक बार आप याद कर लीजिए, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं भी PDF भेजूंगा 4, तो उनमें भी आप देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप कहाँ कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है उसको सुनिए। जैसे रीतिकाल से कवि और उनकी रचनाएं, इनको प्रिपेयर कर लीजिए। प्रगतिवाद से प्रिपेयर कर लीजिए, क्या क्या कौन कौन से कवि थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी। इसी प्रकार से छायावाद से प्रिपेयर कर लीजिए, कौन कौन से कवि थे और उनकी क्या क्या रचनाएं थी। ये बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आएगा, क्वेश्चन आंसर में भी काम आएगा, और यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, 4 नंबर देके जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से सूफीवाद वाला प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। भक्ति काल प्रिपेयर कर लीजिए। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 50 नंबर कहीं नहीं गया है। अब आपको क्या कहें, आखिरी मोमेंट पर इससे ज़्यादा हेल्प नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट करिए। फिर अब आप आज की रात तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये छोटा सा वीडियो, छोटा नहीं बड़ा ही हो गया है, लेकिन इतना भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके बहुत काम की वीडियो है। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। पहली बार है तो फिर सब्सक्राइब भी करिएगा, और 11th में फिर हम आपके साथ रहेंगे शुरू से, ठीक है। ओके, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्जाम लिखिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। माता पिता का आशीर्वाद लेके ही जाना परीक्षा लिखने, भूलना नहीं, ठीक है। और पेपर दे के जब आना तो फिर कमेंट करके बताना कि किस तरह का आपका पेपर रहा, कैसा अनुभव रहा, वो सारी चीज़ें फिर, ठीक है। फिर हम बाद में मिलते हैं। ओके, गुड बाय।